अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने मेरे पिछले एनालिसिस में देखा था कि मैंने कहा था कि शायद से पाकिस्तान और इंग्लैंड के चौथे नंबर पे चांसेस है। कल का मैच देखने के बाद लग रहा है कि जैसे मैं कह रहा था कि शायद इंग्लैंड के ज़्यादा चांसेस बनेंगे, क्योंकि जब हम कल पाकिस्तान और नीदरलैंड की बात करते हैं तो हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर लड़खड़ाया। ऐसा लग रहा था कि नीदरलैंड बिल्कुल उन पर काम करके आया है, जिस तरह से एक इंटरनेशनल टीम को दूसरे अपोनेंट पे काम करना चाहिए। उन्होंने बड़ी ही अच्छी शुरुआत की थी, जो उन्होंने आर्यन दत्त को इंट्रोड्यूस किया था आप सुपनर के तौर पे, और उसने खासा मुश्किल में डाला पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को। खासकर फ़खर जमान जो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फॉर्म के साथ। वो आधे अधूरे शॉट खेल रहे हैं, ना वो शॉट खेल रहे हैं ना वो रोक पा रहा है, वो कुछ डबल माइंड में है, जिसकी वजह से वो फंसा हुआ है। और हमने देखा कि किस तरह से वो अपना विकेट दे बैठा। और उसी तरह से इमाम की जब हम बैटिंग देखते हैं, मुझे याद है जब वो इनिशियली आया था तो वो बाहर निकल के थोड़ा सा तेज़ खेलने की कोशिश करता था, लेकिन बाद में उसको शायद रियलाइज़ हो गया कि नहीं, मुझे रन ज़्यादा बनाने हैं। और इस तरह से वो रन तो बना रहा है, लेकिन अपने स्ट्राइक रेट पे जो वो कंप्रोमाइज़ कर रहा है, और उस तरह से वो अपनी टीम को बड़ी मुश्किल में डालता है। कमोबेश अक्सर बेशतर देखा गया। लेकिन कल जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी बाबर आजम की, कि हमने देखा कि बाबर आजम काफ़ी टाइम से जो है स्पिनर्स पे वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। और उस तरह से हमने देखा कि वो उसको दत्त ने किस तरह से जकड़ के रखा। हालांकि बॉल थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी, ने वो एक उम्मीद नहीं कर रहे थे कि नई बॉल के साथ इतना ब्रेक होगा, और उस तरह से वो लोग एक शिकंजे में फंस जाएंगे। और हमने देखा कि बाबर आजम भी वहाँ अपना विकेट दे बैठे। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी कि रिजवान, हमें पता है बिजी प्लेयर है, आए और उन्होंने अपने शॉट्स लेने की कोशिश की और बाद में अच्छे शॉट्स खेले। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो हमने देखा कि साउथ शिकिल की बात काफ़ी देर से हो रही थी। बंदा काफ़ी डोमेस्टिक मैचेस खेल चुका है, और वो कराची रीजन के लिए कैप्टन भी है। और एक्चुअली जिस तरह हमने देखा कि वो टेक्निकल एक बैट्समैन है, एटलीस्ट उसके पास गेम है सिंगल की, डबल की। और पाकिस्तान जैसी टीम को जैसे बैट्समैन की ज़रूरत है। हालांकि उसने कल तेज़ रन बनाए, हो सकता है कि बड़ी टीमों के खिलाफ वो इतने तेज़ रन ना बनाए, लेकिन जो पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर की प्रॉब्लम है शायद कुछ हद तक वो सलूशन दे पाए। वो बड़ा ही ज़बरदस्त बैट्समैन है, जो लगता है उसने ऑलरेडी टेस्ट में भी प्रूव किया हुआ है। वहाँ टाइम होता है, यहाँ थोड़ा सा उससे टाइम कम है, लेकिन फिर भी उतना टाइम होता है कि उस जैसा बैट्समैन आराम से वनडे का फॉर्मेट खेल सकता है और उनको स्टेबिलिटी नीचे से प्रोवाइड कर सकता है। और बाद में हमने देखा कि जो नीदरलैंड्स की टीम थी, उन्होंने कोई प्रेशर रिलीज नहीं होने दिया। वो लगातार पाकिस्तान पे चिड़े रहे, विकेटें जो है वो पेयर्स में लेती रहे। और उसकी वजह से हमने देखा कि पहला ब्रेक जो लगा था कि 38 पे 3 पहले दायरे में हुए थे। बाद में जब पाकिस्तान की सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होने लगी थी, फिर उन्हें बीच में 3 विकेटें ली। सौद शकील, रिजवान की फॉर्म में, और फिर इफ्तिकार उनके बाद चले गए उनके पीछे पीछे ही। फिर शादाब खान और नवाज ने थोड़ा सा संभाला, लेकिन समहाउ वो 50 ओवर ना खेल पाए। और जब नीदरलैंड्स ने शुरुआत की, जैसा मैंने लिखा था अपने पोस्ट पे कि शायद पाकिस्तान को अगर लाइन लेंगे फिर ज़्यादा फोकस करेंगे यहाँ पे तो उनके लिए बेहतर चांसेस है। जिस तरह से हसन अली ने किया कि उसको लगा कि उसकी स्ट्रेंथ जो है शायद अब वो चीज़ रही नहीं है उसकी बॉलिंग में कि वो फास्ट रन करे, इसलिए वो होल्ड कर रहा था, विकेट विकेट बॉल कर रहा था, जिसकी वजह से वो जो बैट्समैन है गलती कर बैठा, और उसने पहला ब्रेक थ्रू पाकिस्तान को दिलाया। बट जो वो विक्रमजीत जो था नीदरलैंड्स का ओपनर, वो कुछ कुछ क्रिस गेल की याद दिला रहा था। हालांकि उसकी तरह जयराना तो नहीं खेला उसका लुक, बट जिस तरह वो खड़े खड़े खेल रहा था शाहिन आफरीदी को, वो कवर ड्राइव चाहे पंच मारना, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बहुत एक्सपीरियंस बैट्समैन एक एवरेज बॉलर को खेल रहा है। बड़ी अच्छी गेंदों को उसने अच्छे से जो हम कहते हैं ना कूट दिया। और शाहीन को समझ नहीं आ रही थी कि ऊपर ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ।
क्योंकि उसको आदत है कि जब राइट हैंडर बैट्समैन हो तो वो थोड़ा सा उसको अंदर लाने की कोशिश करता है। अगर पहले 2-3 ओवर में शाहीन को विकेट ना मिले तो वो पाकिस्तान की टीम और शाहीन दोनों फ्रस्ट्रेट से होते हैं। बट तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे कि कल हारिस रऊफ ने वापस आके जिस तरह से उसने स्प्रिंटें लगाए हैं, दौड़े लगाई है, पूरी एनर्जी लगाई है और उसने पाकिस्तान को मैच में वापस लाया है। नहीं तो उनके जो नीदरलैंड्स के जो वारन रबासी ली है, जिसने एक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, पहले बॉलिंग भी उसने बड़ी सूझबूझ के साथ की, जिस तरह से उसने रिजवान को बोल्ड किया और देखने वाली चीज़ थी। उसने एसोसिएट मैचेस में भी जो वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए खेल रहे थे उसमें बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी थी उसकी, और यहाँ पे भी वो बड़ी सूझबूझ के साथ खेल रहा था। तो शायद से नीदरलैंड कल मात खा गई अपनी एक्सपीरियंस की वजह से, और पाकिस्तान को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो आगे आने वाली टीम ही होगी तो वो उनको इतना चांस नहीं देंगे 38 पे 3 आउट होने के बाद कि वो 300 के करीब पहुंचे, और ना ही वो अपोजिशन टीम में ये चांस देंगे कि अगर वो 120 पे 2 है, वो 24-25 ओवर में और फिर वो 200 पे ऑल आउट होंगे। बट उनके लिए अच्छी चीज़ है कि उनको पता चल गया कि नहीं, बाबर के बगैर भी हम रन कर सकते हैं, और शाहीन अगर ऊपर से विकेट ना ले तो हम पीछे से विकेट ले सकते हैं। उस वजह से उनको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस मिलेगी। जैसे उनको ये थोड़ी इजी टीम थी, इसके बाद से इनका श्रीलंका के साथ मैच है, और श्रीलंका थोड़ा सा टफ होना चाहिए उनको एज़ कम्पेयर टू, वो टफ कंपटीशन देंगे एज कम्पेयर टू नीदरलैंड्स, और उनके लिए अच्छी प्रिपरेशन होगी बिफोर कि वो 14 को एक इंडिया पाकिस्तान का जो बड़ा मैच है एक प्रिपरेशन के लिए। हम एक्साइटेड है देखने के लिए, देखते हैं कि ये वर्ल्ड कप कैसे जा रहा है। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि आपको कल का मैच कैसे दिखा और आप इस मैच को कैसे देखते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी मैचों की इसी तरह एनालिसिस देते रहेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।